सृष्टि आईएएस पॉलिटी बुक फॉर यूपीएससी, इसमें फंडामेंटल राइट में पीछे के लेक्चर्स हमने किए थे। आज हम समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार के विभिन्न उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, इन 5 अनुच्छेदों के समूह को संविधान में समता का अधिकार शीर्षक दिया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इन 5 अनुच्छेदों में पारस्परिक संबंध यह है कि आर्टिकल जो 14 है उसमें समानता के मूल आदर्श को बताया गया है, जबकि आर्टिकल 15, 16 और 17 जो है 18 उस आदर्श का किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया गया है इस आर्टिकल के माध्यम से। आर्टिकल 14 जो है उसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अथवा विधि के समान संरक्षण से राज द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। कह रहा है इस कथन में 2 प्रकार के वाक्यांश है। पहला विधि के समक्ष समता, दूसरा विधि के समान संरक्षण। पहला जो है विधि के समक्ष समता वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जबकि दूसरा जो विधि के समान संरक्षण है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कह रहा है गौरतलब है कि संयुक्त राज्य मानवाधिकार घोषणा पत्र में आर्टिकल 7 में उपरोक्त दोनों वाक्यांश शामिल है। उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी जो व्यक्ति हैं या समान हैं और बिना विभेद के किसी भी विधि के बिना किसी विभेद के सभी विधि के संरक्षण के अधिकारी हैं। अब विधि के समक्ष समता, तो कह रहे हैं विधि के समक्ष समता जो है नकारात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ है कि कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों के किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। कोई व्यक्ति आर्थिक संसाधन या सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से चाहे जितना भी ऊंचा हो, वह देश की कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं है और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है। अब विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटेन के विख्यात विधिवेत्ता प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन की संकल्पना के अंतर्गत दूसरे लक्षणों में शामिल है। कह रहे विधि के समक्ष जो समता है वो ब्रिटेन के जो डाइसी थे, जिन्होंने विधि का शासन की जो संकल्पना की थी, उसके दूसरा लक्षण है। विधि के शासन का अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली से जिससे अंतिम शक्ति किसी व्यक्ति, संस्था या पद के पास ना होकर किसके पास हो, विधि के पास हो, उनके अनुसार कार्य करने को बाध्य हो। राजा के शासन या राजतंत्र के विपरीत है, क्योंकि राजा के शासन में राजा विधियों से ऊपर होता है, जबकि इसमें विधि ही सर्वोच्च है। इस दृष्टि से यह चर्च के शासन या धर्मतंत्र जैसी व्यवस्थाओं के विरोध में है। प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। पहला, विधि की सर्वोच्चता, अर्थात विधि से ऊपर कोई नहीं है और किसी को भी दंड सिर्फ विधि से उल्लंघन के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा बताया था विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष असमान नहीं है, सभी व्यक्ति समान कानून और समान न्यायालय की अधिकारिता के भीतर आते हैं। इसका एकमात्र अपवाद सम्राट है। इंग्लैंड के संदर्भ में से सभी व्यक्ति, चाहे वे समान नागरिक हों या अधिकारी, एक ही विधि को मानने के लिए बाध्य हैं। अब है संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, अर्थात विधि व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार संविधान पर नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा विधियों की व्याख्या पर निर्भर है। ठीक है, न्यायालय के निर्णयों से ही संविधान का निर्माण चलता है। कह रहे हैं कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में विधि के शासन की पहली 2 विशेषताएं तो लागू होती हैं। यहाँ दूसरी विशेषता जो इंग्लैंड से ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू हो रही है, क्योंकि भारत में विधियों के पड़े कोई सम्राट नहीं है, भारत का राज्याध्यक्ष भी विधियों के अधीन है। तीसरी विशेषता भारत में लागू नहीं होती, क्योंकि भारत में व्यक्ति के अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है, ना कि न्यायालय द्वारा, यानी कि तीसरा वाला भारत में लागू नहीं होता। यहाँ न्यायालय संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, संविधान न्यायालय के निर्णयों का परिणाम नहीं है। प्रोफेसर डाइसी द्वारा बताया गया कि तीसरा लक्षण इंग्लैंड को ध्यान रख करके बनाया गया है, क्योंकि वहाँ लिखित संविधान नहीं है, वहाँ संविधान न्यायालय के निर्णयों आदि से बनता है। अब विधियों के समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें संरक्षण शब्द के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति पर लागू होने वाले ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो पूर्णतः समान हो। इसका कारण है कि विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसीलिए सभी पर कानून लागू करते समय उन अंतरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुतः समान कानून उन्हीं व्यक्ति के संदर्भ में बनाए जाने चाहिए जिनकी परिस्थितियां समान हो। यदि 2 व्यक्तियों की परिस्थितियों में काफ़ी
बड़ा अंतराल है तो उनके लिए समान कानून बनाना वस्तुतः असमानता पैदा करेगा। किंतु यदि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए असमान कानून बनाए जाते हैं तो यह भी समानता के सिद्धांत का विरुद्ध है। ध्यातव्य है कि विधि का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान संशोधन से ली गई शब्दावली है और इस पर अमेरिकी दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पे जो है परिस्थिति की बात यह है कि जैसे मान लो कि एक अमीर है एक गरीब है, एक की कमाई जो है 20,000 है, एक की 20 लाख है। अब दोनों से क्या हो रहा है कि एक की कमाई 1 लाख है मान लो और एक की कमाई 1 करोड़ है। दोनों से जो इनकम टैक्स हो रहा है वो सेम लिया जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ये असमानता पैदा कर रहा है क्योंकि सेम कानून बन गया असमान लोगों के लिए। अब यही हो कि 2 व्यक्ति है, दोनों की कमाई 2 करोड़ है और दोनों से जो है अलग अलग इनकम टैक्स लिया जा रहा है, तो समान व्यक्ति से असमान यहाँ पे कानून बना। तो ये भी क्या है, इसके सिद्धांत के विरुद्ध है। यही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। परिस्थिति को देख करके कानून बनना चाहिए। आर्टिकल जो 14 है के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आर्टिकल 14 का संरक्षण भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी आर्टिकल जो 14 है वो भारत के नागरिक के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। इसमें नागरिक नहीं व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि आर्टिकल जो 14 है उसमें निहित विधि का शासन संविधान में आधारभूत लक्षणों में शामिल है, जिसका तात्पर्य है कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी इस अधिकार को नहीं छीन सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल जो 14 में प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। इसका अर्थ है कि राज्य आर्टिकल 14 के आधार पर कोई मनमाना व्यवहार करता है तो उसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 14 में उल्लेखित व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति भी शामिल है, जैसे कई कंपनी या निगम आदि। विधिक व्यक्ति भी समानता के अधिकार की मांग रख सकते हैं। अब है युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। आर्टिकल 14 में दी गई समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि देश के सभी व्यक्ति पर पूर्णतः समान कानून लागू किए जाए। इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य मनमाने तरीके से व्यक्तियों में विभेद नहीं करेगा। चूंकि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताएं विभिन्न व्यवहारों की अपेक्षा रखती है, इसीलिए उन पर लागू होने वाली विधि में भी आवश्यक असमानता होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित तरीके से संचालित करने के लिए राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आर्टिकल 14 के तहत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर वर्गीकरण कर सके। आर्टिकल 14 केवल वर्ग विधान का विरोध करता है, वह वैधानिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का विरोध नहीं करता। यानी वर्ग विधान नहीं मानता है वो, लेकिन वैधानिक उद्देश्य अगर उसके हैं तब वर्गीकरण का विरोध नहीं करता है, बशर्ते वर्गीकरण मनमाना नहीं हो, युक्तियुक्त हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ फैसलों में स्पष्ट किया है कि किसी वर्गीकरण के युक्तियुक्त होने की निम्न शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, तो वर्गीकरण का आधार बोधगम्य होना चाहिए, अर्थात किसी वर्ग में कुछ व्यक्तियों को शामिल करने के और शेष व्यक्तियों को बाहर रखने के लिए बोधगम्य या तार्किक आधार होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए इसका। किए गए वर्गीकरण का तर्कसंगत संबंध उस उद्देश्य के साथ होना चाहिए जिसे अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। यानी कि तर्कसंगत जो है उद्देश्य भी यहाँ पे होना चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आयकर नीति के अंतर्गत यदि व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ आयकर की दर यानी टैक्स की दर भी बढ़ा दी जाए तो ऐसा विधान दोनों शर्तों को पूरा करेगा। इसमें वर्गीकरण उचित है क्योंकि आयकर के संदर्भ में अमीर और गरीब व्यक्तियों को अलग अलग वर्गों में रखना बोधगम्य है। इसके अलावा इस वर्गीकरण की विधि के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध भी है, क्योंकि उच्च आय वाले से अधिक कर लेना और निम्न आय वाले से कम कर लेना युक्तियुक्त सिद्धांत है। इसके विपरीत यदि व्यक्तियों की लंबाई के अनुसार उनसे आयकर का निर्धारण किया जाए तो यह युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई तथा उनकी आय में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं समता के अधिकार के अपवाद। आर्टिकल 14 में नहीं समता का अधिकार अत्यंतिक नियम नहीं है। यानी आर्टिकल 14 में जो समता का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें कई ऐसे अपवाद हैं जो संविधान द्वारा स्वीकार किए गए हैं। विदेशी राजनयिक शासकों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय की सिविल व आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है। दूसरा, आर्टिकल 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों को अपने दायित्व निभाने के लिए कुछ विशेष विमुक्तियां दी गई हैं, जैसे इन पदों पर आसीन व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य संबंधित निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इनके खिलाफ पद पर रहने के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। अब कह रहा है आर्टिकल 105 के तहत संसद को भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिनका संबंध संसद के उनके द्वारा कही गई बातों के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने से है। ऐसा ही उन्मुक्ति अनुच्छेद 194 के तहत राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को भी प्राप्त है।
अब है आर्टिकल 31 को ख और ग के अधीन पारित विधियों को भी आर्टिकल 14 के अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 31 क और ख को संविधान के पहले संविधान संशोधन और ग को 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 क और ख का संबंध भूमि सुधार संबंधित कानूनों को संरक्षण देने से है। अनुच्छेद 31 क के तहत पारित विधि को अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि 31 ख या नवीं अनुसूची में जुड़ी विधियों को किसी भी मूलाधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 31 ग में जोड़े जाने का उद्देश्य डीपीएसपी को कुछ मूलाधिकारों पर वरीयता देना था। इसके अनुसार यदि राज्य 39 ख या ग में दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए कोई विधि बनाता है तो उस विधि के इस आधार पर सुनिर्घोषित नहीं किया जा सकता कि वह आर्टिकल 14 या 19 का अधिकारों पर अतिक्रमण करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि आर्टिकल 31 क, ख और ग के तहत संरक्षित की गई विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप में उन्हें इन संशोधनों को वैधता प्रदान की। इसका अर्थ है कि 31 क, ख और ग को आर्टिकल 14 के अपवादों का या युक्तियुक्त निबंधन के तौर पर मान्यता मिल चुकी है। अब है अनुच्छेद 361 क में प्रेस या मीडिया को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन करता है तो ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य भी उचित होता है तो उस पर देश के किसी भी न्यायालय में सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। यह अनुच्छेद आपातकाल में हुई जातियों को देखते हुए जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। थैंक यू।